अनुमान में। ठीक है, अब इनमें से अन्वय को इंग्लिश में कहते हैं मेथड, अन्वय विधि शब्द है, व्यतिरेक विधि शब्द है, और अन्वय व्यतिरेक विधि शब्द है। यही शब्द है। ठीक है ना। तो अगर इसमें अन्वय विधि को क्या लिखते हैं, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, और इसको लिखते हैं ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस। यानी कि अन्वय में सहमतियां या सकारात्मक चीजें ढूंढी जाएंगी, व्यतिरेक में क्या ढूंढा जाएगा, व्यतिरेक में वे चीजें ढूंढी जाएंगी जो कि डिफरेंट हों, कुछ अलग हों। और ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस में क्या ढूंढा जाएगा, उसमें ढूंढा जाता है कि कौन सी चीज कॉमन है और कौन सी चीज डिफरेंट है। यानी कि अगर हम इस विधि को समझने की कोशिश करें तो अन्वय को हम कह सकते हैं कि सामान्य तत्व की खोज करते हैं। यहां पर सामान्य तत्व मतलब कि कॉमन एलिमेंट की खोज की जाती है। इसमें जो भिन्न तत्व है उसकी खोज की जाती है। जो डिफरेंट एलिमेंट है उसकी खोज की जाती है। और इसमें इसमें सामान्य तत्व भी हम ढूंढेंगे, सामान्य तत्व भी ढूंढेंगे और भिन्न तत्व भी ढूंढेंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है इसको समझिएगा कि एक बार 5 लोगों ने मिलकर के दावत की। ठीक है, 5 लोगों ने मिलकर के दावत की। वो दावत में कौन कौन से लोग थे, तो हमने कहा कि उस दावत में प्रीति नाम की लड़की गई थी, अफसाना नाम की लड़की गई थी, एनी नाम की लड़की गई थी, और कौन गया था, हेमंत नाम का लड़का गया था, और संदीप नाम का लड़का गया था। 3 लड़कियां और 2 लड़के गए थे। अब प्रीति ने, सबने जो है पार्टी में कुछ खाया है, तो क्या क्या खाया होगा आप लोग बताइए जरा। इसके बाद यह देखा गया कि पार्टी से लौटने के बाद संदीप की तबीयत खराब हो गई, उनको खूब उल्टी खूब दस्त आनी शुरू हुई अगले दिन से। ठीक है, तो संदीप क्या पड़ गया, पार्टी से लौटने के बाद बीमार पड़ गया। तो अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर पूछा कि रात में आपने क्या खाया, तो संदीप बताए कि सर हमने रात में हलवा खाया, हमने रात में पूड़ी खाई, हमने रात में सब्जी खाई, हमने रात में और क्या खाया भाई, रायता पिया, फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई,
फिर हम लोगों ने और भी कुछ खाया, तो इतने आइटम छोड़ देते हैं, इतना आइटम खाए। अब ये कैसे पता चले कि किस आइटम से आप बीमार पड़े, किस आइटम से आप एक्चुअली बीमार पड़े? तो अब इसके लिए क्या किया जाता है कि पूछा जाएगा कि हेमंत ने क्या खाया। तो हेमंत ने कहा कि हमने जो है रोटी खाई, हमने सब्जी खाई, हमने सलाद खाया, हमने लस्सी पिया। एनी से पूछा गया तो एनी ने कहा कि हमने सिर्फ हलवा खाया और पूड़ी खाया, हमारा और अधिक मन नहीं था। अफसाना चूंकि पुलिस वाली हैं, तो अफसाना ने कहा कि हमने जो है हलवा भी खाया, हमने पूड़ी भी खाया, हमने सब्जी भी खाया, हमने सलाद भी खाया, हमने लस्सी भी पिया, हमने रायता भी खाया, हमने आइसक्रीम भी खाई। पुलिस वाले ज्यादा खाते हैं सर। आपको नहीं लगता कि बिना खाए पुलिस वाले काम नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। इसे कहते हैं अपनी बिरादरी के प्रति ईमानदार होना। ठीक है, पर ये उदाहरण है ना, उदाहरण भी मिलता जुलता दे रहे ना सर। तुम्हें कैसे लगा कि ये मिलता जुलता है? मतलब तुम मान रही हो कैसा खाते हैं? हाँ, पुलिस वाले जहाँ एक तो दावत कम मिलता है, पुलिस वालों को दावत नहीं मिलता। अच्छा। मिलता तो छोड़ते नहीं है। छोड़ते नहीं है। ठीक है, अब आई प्रीति की बारी। तो प्रीति ने कहा कि मैंने रोटी खाई, मैंने सब्जी खाया, मैंने सलाद खाया और फिर बाद में आइसक्रीम खा ली। अब अगर ये फाइंड आउट करना हो कि किस एक एलिमेंट से बीमारी फैली है। अच्छा, बीमार जो है इसमें सब पड़े हैं, सब बीमार पड़े हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि बीमारी फैलाने वाला तत्व कौन सा है? आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए अपना। किस खाने से बीमार पड़ेंगे लोग? तो सब में सिमिलर हो कोई ऐसा चीज। ढूंढ के बताओ कौन सा। आइसक्रीम। आइसक्रीम? तो फिर एनी ने आइसक्रीम तो नहीं खाई थी, ना हेमंत ने आइसक्रीम खाई। सब्जी। सब्जी। थोड़ा और गौर से देखिए। संदीप, तुम बताओ, क्या खा के बीमार पड़े हैं सब? सब्जी सब लग हम्म? सब्जी लग रहा है क्यों? क्यों सब्जी लग रहा है आपको? क्योंकि सब्जी सब खाए हैं। सब्जी सब खाए हैं। अगर आइसक्रीम होता तो कुछ लोग बीमार नहीं पड़ते। अफसाना, जी सर। ऐसे करिएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या ढूंढा कि सब्जी देखिए इन्होंने भी खाई है, ये कौन है? केवल हलवा पूड़ी खा करके कौन आ गया जी? प्रीति? नहीं,
एनी है, हलवा पूड़ी, इनको सब्जी खिलाओ भाई, इन्होंने सब्जी काहे नहीं खाई है? इसलिए तो कंफ्यूज है सर कि अनु बीमार हुई है, हलवा पूड़ी ही खाई है, वो नहीं सब्जी नहीं, खाई सब्जी नहीं। खिलाओ, सब्जी खिलाओ, बिना सब्जी की कैसे पूड़ी खाएगी? ठीक है, तो अब यहां पर भी जो है सब्जी इन्होंने भी खाई है। देखो पुलिस वाले का दिमाग होता है। फिर एनी ने भी सब्जी खाई, अफसाना ने, अच्छा अफसाना ये किसका बना था वैसे? ये एनी का बना था। अफसाना ने भी सब्जी खाई है, प्रीति ने भी सब्जी खाई है, हेमंत ने भी सब्जी खाया, और संदीप ने भी सब्जी खाया। तो सब्जी ही देखिए हर जगह जो है कॉमन एलिमेंट है। तो पुलिस वाले भी जब किसी अपराध वगैरह की जांच करने जाते हैं और देखते हैं कि कई सारी घटनाएं जुड़ रही हैं, तो वो देखते हैं कि अगर एक ही तरह के अपराध हुए हैं तो सबसे पहले वो किस चीज पर नजर डालते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है वहां पर। अगर एक ही जैसे 3-4 जगह अपराध हुए हैं तो वो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। सही बात है ना? जी सर। तो कॉमन फैक्टर आपने ढूंढा, यही जो कॉमन फैक्टर ढूंढ करके हम अनुमान लगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? अन्वय। तो अन्वय में क्या ढूंढा जाता है? कॉमन फैक्टर ढूंढा जाता है। सही बात है। अब आइए जरा व्यतिरेक देखते हैं कि व्यतिरेक क्या होता है। ये तब होता है जब कई लोगों के बीच में एक सामान्य लक्षण हमको ढूंढ लेना हो। व्यतिरेक का प्रयोग कब किया जाएगा, आइए जरा इस पर भी चर्चा करते हैं। व्यतिरेक, व्यतिरेक में हमको क्या करना है? व्यतिरेक में हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना? यस सर। तो व्यतिरेक में हम क्या करते हैं? डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब व्यतिरेक का जो है तरीका ले लेते हैं कि फिर पार्टी हुई महीने भर बाद, पार्टी में कौन कौन गया? प्रीति गई। पार्टी में कौन गया? अफसाना गई। पार्टी में एनी गई। पार्टी में हेमंत गए, और पार्टी में संदीप गए। ये नया बोर्ड है, बहुत तेजी से भागता है, संभाल में नहीं आ रही है हैंडराइटिंग। ठीक है, अब जब प्रीति गई पार्टी में, तो प्रीति ने क्या खाया पार्टी में? अब की बार प्रीति बड़ी सावधान थी, तो प्रीति ने कहा कि हम सब्जी नहीं खाएंगे। अब की बार प्रीति ने क्या खाया? गोलगप्पा खाया, आलू चाट खाया, और क्या खाया? मोमोज खाया। अफसाना गई, तो अफसाना ने कहा कि हम वेज कबाब पराठा खाएंगे। कभी कबाब पराठा खाई हो अफसाना? जी सर, खाया। लखनऊ में बहुत फेमस होता है कबाब पराठा। वेज कबाब पराठा खाएंगे, साथ में आइसक्रीम खाएंगे। कभी यार लखनऊ तो तुझको खिलाते हैं बढ़िया से यहाँ पे। आते हैं सर, जरूर आएंगे। जरूर आओ, तुम्हें बढ़िया से जो है कबाब पराठा खिलाते हैं। जी। एनी जो है, इन्होंने क्या खाया? एनी ने कहा कि हम भी जो है मोमोज खाएंगे। आलू चाट खाएंगे और गोलगप्पा खाएंगे।
हेमंत ने कहा कि हम भी यही खाएंगे, संदीप ने कहा हम भी यही खाएंगे। अब मैं यहां से काम करता हूं कि आइसक्रीम के बजाय इनको भी गोलगप्पा खिला देते हैं। लड़कियां बिना गोलगप्पा खाए कैसे रह सकती है, भला पुलिस वाली का है ना हो। सही बात है ना? सही है। तो तुम लोग भी वर्दी वर्दी में जाती हो तो ऐसे बोलती हो कि भैया थोड़ा और तीखा बनाना। हाँ सर, एकदम बोलते, मतलब खाने से पहले बोलते इसमें हरी मिर्च अच्छे से डालिएगा। तो पैसा देते हो तुम लोग के बाद में धमका उमका के पैसा चले दे के खाते हैं सर, फ्री में नहीं। बताओ, सतयुग आ गया, पुलिस वाले जो पैसा दे के खा रहे हैं। ठीक है। तो पैसा नहीं देंगे तो वीडियो बन के वायरल हो जाएगी। कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, है ना? मणिपुर में आग लगी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री जो है कर्नाटक में जो है बजरंगबली और बजरंग दल को एक कर दिए हैं। कोई भी किसी भी देवता के नाम पर कुछ भी उधम पात मचाए और कह देंगे कि देवता का अपमान हो गया है, ये सब थोड़ी बेवकूफी की बात है। ठीक है, अब हम कैसे ये पता करेंगे कि किस खाने से बीमारी हुई है? संदीप, वेज कबाब पराठा। वेज कबाब पराठा से, क्योंकि बीमार कौन पड़ा है? अफसाना। मैं अफसाना को इसलिए बीमार कर रहा हूं ताकि उसको 2-4-6 दिन की छुट्टी मिल जाए इसी नाम पे। बहुत जरूरी है सर। देख, मैं दिल की बात समझता हूँ, ठीक है ना? छुट्टी ही नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, जब आईपीएस अधिकारी बन जाएगी तब मिलेगी। तो अब यहां पर क्या हुआ कि हमने जो है कैसे ढूंढा? डिफरेंस के आधार पर। अब किसी पार्टी में गए हैं, कई सारे कत्ल हो गए हैं, एक किसी व्यक्ति का कत्ल हो गया है। अब पुलिस वाला कैसे ढूंढेगा उसको? पुलिस वाला देखेगा कि सभी लोग क्या कर रहे थे और किसका बिहेवियर जो है कत्ल के आसपास में थोड़ा डिफरेंस में था। पहला डाउट वो उसी के ऊपर, जो सामान्य से थोड़ा अलग हटेगा वही नजर आएगा। सही बात है, ये सब बताया गया है ना तुम लोग को ट्रेनिंग में, अफसाना? जी सर, जी सर, जी सर। ये सब जितना भी बताया जाता है सब फिलॉसफी की किताब से बताया जाता है। मैं जब सिलेबस खत्म कर दूंगा तो तुम लोग को बोनस के तौर पर डिटेक्टिव लोग या जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है इसका भी 2-3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। वो सब लॉजिक से, फिलॉसफी से निकला है। फिलॉसफी आधा तो लॉजिक है। फिलॉसफी आधा लॉजिक है? फिलॉसफी लॉजिक का बाप है। लॉजिक इज जस्ट लॉजिक पार्ट ऑफ लॉजिक ही फिलॉसफी ये बोल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये जब आप पाश्चात्य दर्शन पढ़ेंगे पश्चिम में तो वहां पर फिलॉसफी जो है लॉजिक के भरोसे चलती है, इसीलिए उसको फिलॉसफी बोला गया है। फिलोधन सोफिया बोला गया है। वहां पर तर्क के जरिए सत्य को पाने की कोशिश करते हैं। और आज की तारीख में वेस्टर्न फिलॉसफी उस स्थिति में पहुंच गई है जहां पर तर्क ही तर्क करते हैं, वो मान चुके हैं कि सत्य नहीं पाएंगे। इसके उलट जो भारतीय दर्शन प्रणाली है वह विशुद्ध तर्क पर नहीं जाती है। तर्क उसके लिए माध्यम है। वो कहता है कि तर्क करिए जिससे कि आसपास की छटनी हो जाए, फिर जब कुछ चीजें बच जाए तो आप जो है आत्म अनुभूति करिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर कहां है, किस रूप में है, कैसा है, तो कहते कि कोई बताएगा नहीं आपको, यह कैसे फिर पता चलेगा? तो कहते हैं कि इसको पता करने का तरीका यह है कि आप जो है
पहले पढ़िए कि क्या क्या लोगों ने कहा है, उस पर अपना तर्क अप्लाई करिए और उसके बाद शांत होकर के बैठ जाइए और आंखें बंद करने के बाद ध्यान केंद्रित करिए। जो उसमें आपको अनुभूति होगी साक्षात तौर पर, वही जो है दर्शन है। तो हमारे यहां दर्शन में लॉजिक कुछ दूर तक चलती है, उसके बाद लॉजिक को हट जाना होता है। लॉजिक कह देती है कि भैया यहीं तक सवारी जाएगी, इसके आगे आपको खुद जाना है। अब पश्चिम में कहते हैं कि चलो हम जहां तक चलना है वहां तक चलेंगे, फिर जहां तक सवारी आके रुक जाती है तो कहते हैं कि अब इसके आगे कुछ है ये नहीं है। तो अब दिक्कत क्या है पश्चिम की, कि उनका रास्ता, उनका जो साधन है उसमें कमी है। भारतीय दर्शन समझता है, इसीलिए भारतीय दर्शन में कहो कि क्या वेद अंतिम सत्य है, तो नहीं, वेद अंतिम सत्य नहीं है। ये आजकल के पोंगा पंडित सब जो है बताते हैं, वो गड़बड़ बताते हैं। ये बाबा बाबा टाइप के लोग गलत बता रहे हैं। ना हमारे यहाँ वेद अंतिम सत्य है, ना हमारे यहाँ गीता अंतिम सत्य है, ना हमारे यहाँ उपनिषद अंतिम सत्य है। गीता या रामायण को अंतिम सत्य के रूप में बता दिया जाना है, हिंदू धर्म का इस्लामीकरण कर दिया जाना है। जैसे इस्लाम में कुरान के आगे आप जा ही नहीं सकते, ना कुरान को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, परंतु हिंदू धर्म में आप वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण सबको क्वेश्चन करिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे तो आप वास्तविक हिंदू हैं ही नहीं, क्योंकि यहां पर अपरोक्षानुभूति होनी चाहिए। आपका जो अनुभव होगा वही अंतिम सत्य होगा। तो खूब पढ़िए, इसीलिए हमारे यहां पहले कहा गया कि स्वाध्याय करिए, खूब पढ़िए। पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद चलिए उसकी अनुभूति करिए। पढ़िए फिर चिंतन करिए, मतलब कि क्वेश्चन कर डालिए उसको कि अच्छा ये चीज ऐसे कैसे कही गई होगी, इसका क्या मतलब होगा। तो अध्ययन फिर चिंतन, चिंतन के बाद जब छंट जाए, पहले अध्ययन करेंगे तो इतना मसाला है, चिंतन करके कुछ छटनी हो जाएगी, फिर मनन कर दीजिए। यानी कि लगातार उस पर जो है अपने आप को फोकस करिए, मनन करना है लगातार उस पर, पहले चिंतन तब मनन, और मनन के बाद फिर अपरोक्षानुभूति अंतिम सत्य पर पा जाइए। इसीलिए कुरान का अल्लाह दिखाई नहीं देता है, बाइबल का गॉड नहीं दिखाई देता है, लेकिन हिंदू धर्म का ईश्वर जगह जगह दिखने लगता है। हर किसी को देखने की क्षमता दी गई कि तुम ईश्वर से मिल लो। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारे यहां चिंतन मनन के आगे अपरोक्षानुभूति गई है, तर्क शांत हो जाते हैं और आप उसको, जैसे कि मैं ये कहूं कि ये लैपटॉप है, कैसे लैपटॉप है देख लो। तो अगर मैं कहूं ईश्वर है तो मेरी बात तभी प्रमाणित मानी जाएगी जब मैं ईश्वर को देख सकूं और आपको दिखा सकूं। नहीं तो जो प्राचीन भारतीय दर्शन है वो कहता है कि आपकी बात कोरी बकवास है। इसलिए केवल लॉजिक नहीं है, हम समझिए अफसाना। बेहोश होश हो गई क्या? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। बात समझ में आई कि भारतीय दर्शन कैसे काम करता है? जी सर। हो सकता है यूट्यूब वगैरह पर कहीं चली गई हो। ठीक है, अब अन्वय व्यतिरेक विधि में क्या होगा, आप खुद समझदार हैं। तो ये ज्वाइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंसेस का है। इसमें क्या करते हैं, इसमें कहते हैं कि पहले आप जो है एक आधार, मतलब चलिए इसका मैं एक ऐसे एग्जांपल लेता हूं कि कत्ल होता है और कत्ल में कुछ लोगों के ऊपर संदेह है। ठीक है, क्या होता है,
कत्ल है। कत्ल में कुछ लोगों के ऊपर संदेह है। ये जिन लोगों के ऊपर संदेह है उनके नाम मैं ले लेता हूं। PAFANS और S। अब हमने देखा कि और भी लोग थे, लेकिन उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमने देखा कि क्यों इन्हीं 5 पर हमने संदेह किया, क्योंकि इन 5 में से इनके शरीर पर भी लाल रंग का खून है, इनके शरीर पर भी ब्लड है, इनके शरीर पर भी ब्लड है, इनके शरीर पर भी ब्लड है और इनके शरीर पर भी ब्लड है। यह अन्वय, अभी हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। लेकिन इनमें से सिर्फ जो है एनी के हाथ में ही चाकू मिला, बाकी किसी के हाथ में चाकू नहीं मिला। अब आप बताइए कि कत्ल किसने किया? बाकी लोगों ने हो सकता है कि उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से कि उनके ऊपर छींटे आए होंगे, या वह कातिल जो कत्ल हुआ व्यक्ति उसके करीब थे तभी खून लगा उनके। तो पहला डाउट इन 5 के ऊपर हुआ, लेकिन जिसके हाथ में कत्ल करने का हथियार मिला हम उसे मानेंगे कि वह कातिल है। बात समझ में आई? तो इसमें हमने पहले अन्वय का प्रयोग किया और फिर हमने इसमें व्यतिरेक का प्रयोग किया। क्लियर हुआ अन्वय व्यतिरेक? जी सर। किसी को डाउट अभी भी? बताइए। प्रीति, नो सर। संदीप, बोलो भाई। नो सर। ये तो हो सकता है किसी ने कत्ल करके किसी के हाथ में थमा दिया हो। वो आगे फर्दर जांच पर जाएगी, अभी हम अनुमान ही लगा रहे, पुख्ता प्रमाण नहीं है। जी सर। ठीक है ना? वो बचपन में होता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाइयो, भोर भये बंसी के। आगे कृष्ण जो है दुहाई भी देते हैं, कहते हैं कि बरबस मुख लपटायो, कि जानबूझ करके मेरे मुंह पर, अरे चाकू कोई पकड़ लेगा जहां पर कत्ल हुआ है और वह कत्ल के इतना समीप है कि सबके शरीर पर खून का जो है धब्बे लग गए हैं, तो मतलब कि कत्ल होने के आसपास में उसके रहा होगा, खून अभी जमा नहीं है। ऐसे में कोई चाकू पकड़ लेगा? सब हिंदी फिल्म देखते हैं ना? नहीं सर, CID वगैरह में CID आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन शुरुआती आप 0 किसके ऊपर करेंगे अगर आप पुलिस वाली होंगी तो? जी सर, जिसके पास proof नहीं है। है ना? तो यहां से जो है आपका जो है संदेह शुरू होता है। क्लियर बात है? तो ये 3 तरीके हैं अन्वय व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक विधि के। ठीक है? क्लियर है? यस सर। समझ लीजिए। क्या सबकी समझ में आ गया अन्वय व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक विधि? जी सर। जी सर। तो कौन समझाएगा? बताइए। आप में से कोई समझाएगा? जी सर। आप चाहें तो बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बोर्ड आप लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं अगर लैपटॉप पर होंगे तो? ऑप्शन आ रहा है? पता नहीं सर। चलिए अच्छा ऐसे समझाइए। अन्वय। चलिए हेमंत आप बोलिए। अन्वय विधि सर वह विधि है जिसमें समान तथ्य की सर हम लोग खोज किए करते हैं सर। और
सर वैचारिक सब विधि हुआ है जिसमें सब विभिन्न तत्व की खोज की जाती है। जी सर, समान तत्व में सर ये है कि जैसे कोई भी सर, जैसे किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कहीं कोई भी गया हो बाहर, वहां पे सर कोई भी समान किसी भी विशेष में सर समानता आ रही हो तो उसकी खोज सर करते हैं सर हम लोग उसमें। तो उसमें पहले हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें हैं एंड क्या क्या समान रहता है सर, फिर हम लोग उस पर निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसा विभिन्न में सर वह होता है कि उसमें सर हम लोग विभिन्न तरह के देखते हैं कि सर किस चीज में सर क्या क्या, पहले समानता को देखकर उसको अलग करते हैं, फिर जो चीजें विभिन्न रहती हैं सर उनको देखकर फिर सर हम लोग उसका निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल साथ सहित आप संदीप समझाइए। समन्वय विधि पर विधि होता है जो जैसे कि समान रूप से हो, मतलब सामान्य तत्व मिले। जैसे कि आप ही बताए थे कि 5 लोग हैं, प्रीति, अफसाना, एने, हेमंत और संदीप। एक पार्टी में गए जिसमें सभी लोग ने अलग अलग पकवान खाए हैं। जैसे कि संदीप खाए हैं सब्जी, पूरी, चावल, आइसक्रीम। हेमंत ने खाए हैं, हेमंत जी खाए हैं सब्जी, आइसक्रीम, रोटी, चावल, दाल। और एने खाए हैं सब्जी, आइसक्रीम और ये हलवा। और प्रीति जी खाई है आइसक्रीम, हलवा, सब्जी, रोटी और इत्यादि प्रकार। और ये प्रीति जी, अफसाना जी, ये खाई है सब्जी, पूरी और हलवा, फुल्की। या इसमें कॉमन मिल रहा है सर, मतलब सामान्य तत्व मिल रहे हैं सब्जी। तो इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें सामान्य रूप से सभी लोग ने सब्जी खाए हैं जिसकी वजह से सबको सब बीमार हुए हैं। और व्यतिरेक में जो भिन्न तत्व हैं, जैसे कि यही 5 लोग हैं, अफसाना, प्रीति जी, एने, हेमंत जी, संदीप। ये दूसरे पार्टी में गए तो इन लोग में कई लोग, प्रीति जी ने खाई है चाट, खाई है चाट, चाउमीन और हलवा। और अफसाना जी खाई है चाट, हलवा, आइसक्रीम। और एने खाए हैं चाट, हलवा, सब्जी, चाट, हलवा, चाउमीन। और हेमंत और संदीप जी ये भी टोटल यही खाए हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि एने जो खाई है आइसक्रीम नहीं, अफसाना जी खाई है आइसक्रीम। इसी से निष्कर्ष निकलता है कि भिन्न तत्व ये आइसक्रीम है। और समन्वय और व्यतिरेक में दोनों है। इससे पहले पता चलता है कि इन सबों ने मतलब कि समारोह से एक है। जैसे कत्ल की बात है तो वो 5 लोग इनसे से चुने गए थे कि जब सबके शर्ट में, कपड़े में ब्लड लगा था, तो उसमें से
एनए के पास चाकू था, तो इस सबके मतलब सब चुने गए थे कि सब, क्योंकि सबके शर्ट में ब्लड लगा था, इसकी वजह से सबको मतलब ज्यादा ध्यान रखा गया कि इन्हीं में से होंगे कोई। और चाकू अधिकतम मतलब कि एनए के पास था, तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि एनए कातिल थी। गुड, सही है। तो ये अन्वय व्यतिरेक विधि हम लोगों ने समझ ली। अब आगे जरा चलते हैं कि इसी के आधार पर, ये मैंने सिर्फ आप लोग को अन्वय व्यतिरेक समझा है। अब जरा लिखिए कि व्याप्ति के प्रकार भेद से व्याप्ति के प्रकार भेद से अनुमान भी 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला जो है उसे कहते हैं केवला नुवई, दूसरे को कहते हैं केवला व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी, और तीसरे को कहते हैं अन्वय व्यतिरेकी। ये 3 प्रकार के अनुमान होते हैं। ठीक बात है ना? तो केवलान्वयी, अब इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं ये लिखूं तो केवलान्वयी क्या होता है? केवलान्वयी में हम लिख सकते हैं कि जहां केवल अन्वय व्याप्ति हो, यानी कि जहां पर केवल साधारण हेतु ही आपको दिखाई दे, वो हुआ। जहां केवल व्यतिरेक व्याप्ति हो, और तीसरा जहां अन्वय और व्यतिरेक दोनों व्याप्ति हो। तो अब इसको जो है उदाहरण से समझिए। तो हम लिख सकते हैं कि केवला न्वयी अनुमान का उदाहरण। ठीक है। अब केवलान्वयी का अगर हम उदाहरण ले लें तो कैसे ले लेंगे? जो प्रमेय है वह अभिधेय है। प्रमेय का मतलब जिसे जाना जाए, वो जानना चाहते हो। जैसे कि यह एक कलम है, तो कलम क्या हुई? प्रमेय हुई। अभिधेय उसे ही जानने का प्रयास किया गया हो। जैसे
घट। जैसे हम घट की जगह हम लिख दें, या चलिए घट ही रख दीजिए, पट प्रमेय है। अतः पट या इसको लिख सकते हैं कि साधारण उसमें भाषा में कि प्रत्येक मनुष्य मरणशील है, जैसे पाइथागोरस। सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात मरणशील है। अब हमने क्या किया, यहां पर सामान्य तत्व को देखा कि जो भी मनुष्य है वो सब मर रहे हैं, इसलिए सुकरात भी मनुष्य है, इसलिए सुकरात भी मरेगा। लिख लीजिए एक और उदाहरण के तौर पर, उदाहरण संख्या 2। ये वाला उदाहरण जो है वो भारतीय दर्शन में दिया जाता है, इसलिए मैंने दिया। ये उदाहरण पाश्चात्य दर्शन में दिया जाता है। प्रत्येक मनुष्य मरणशील है, जैसे पाइथागोरस। सुकरात एक मनुष्य है, अतः सुकरात मरणशील। ये पाश्चात्य दर्शन में दी जाती है। अन्वय वाला तरीका इसमें स्पष्ट हो रहा है, कॉमन फैक्टर को ढूंढ करके चलने का। हाँ या ना, सब लोग बताएंगे। जी सर। क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला लीजिए, केवल व्यतिरेकी का उदाहरण। नहीं, केवल व्यतिरेकी नहीं, हाँ केवल व्यतिरेकी का उदाहरण। अन्वय हो गया ना। कहाँ गया भाई फिर ये? केवल व्यतिरेकी का उदाहरण, अब केवल व्यतिरेकी का उदाहरण लेंगे तो ये कैसे काम करेगा, जरा इस पर फोकस करिए। यह कहता है कि जो द्रव्य पृथ्वीतर का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से भिन्न, पृथ्वी से इतर, तो पृथ्वी से भिन्न। तुम्हारी समझ में आ रहा है प्रीति? जी सर।
द्रव्यों से भिन्न नहीं है, उसमें गंध नहीं है। अब देखिए इसको समझिएगा कैसे। जो गंध माना गया है भारतीय दर्शन में, खुशबू जो मानी गई है, वह पृथ्वी से, यानी कि जो मैटेरियल पदार्थ हैं उनका ही गुण माना गया है। ये पूरी दुनिया 5 महाभूतों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसमें जो गंध हमारी नाक सूंघती है वह पृथ्वी तत्व की वजह से है। ठीक है। जो शब्द है वह आकाश की वजह से है, 5 जो अलग अलग माने गए हैं। ठीक है। जो स्पर्श है वह वायु के कारण माना गया है। तो 5 जो हमें ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान होता है वो 5 भिन्न भिन्न महाभूतों के कारण होता है। ठीक है। जो दृश्य है वह अग्नि के कारण माना गया है, और जो स्वाद है वह जल की वजह से माना गया है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूतों से 5 तन्मात्राओं की भी रचना होती है। यह आप लोगों ने योग दर्शन में पढ़ा है, उसी का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है कि जो द्रव्य पृथ्वीतर यानी कि पृथ्वी से भिन्न, द्रव्यों से भिन्न नहीं है, यानी कि जो द्रव्य पृथ्वी से भिन्न है। इसको मैं थोड़ा और सरल ही कर देता हूं आप लोगों के लिए। जो द्रव्य पृथ्वीतर हैं, यानी कि पृथ्वी से भिन्न है, उनमें गंध नहीं है। जो द्रव्य पृथ्वीतर, पृथ्वी से भिन्न है, उनमें गंध नहीं है। अगला जैसे जल में अब जल पृथ्वी से भिन्न महाभूत तत्व है, तो इसलिए जल में कोई गंध नहीं होगी, वायु में कोई गंध नहीं होगी। ठीक है। जैसे जल में। अब यहीं पर लिखिए कि पृथ्वी में गंध है, अतः पृथ्वी पृथ्वीतर पदार्थों से भिन्न है। ये बात समझ में आई कि पृथ्वी तर यानी कि जो चीजें पृथ्वी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी तो पृथ्वी है ना। तो यहां पर क्या निकाला, अब इसको एक सामान्य उदाहरण से लें कि जो चीजें मीठी हैं या जो चीजें मीठी नहीं है उनमें चीनी नहीं है। जैसे जलेबी, जलेबी मीठी है और उसमें चीनी है। तो अब यहां पर हम जो है एक तीसरा आधार वाक्य बनाएंगे कि
नहीं, इसको ऐसे बनाएंगे, मैं लिख करके बना रहा हूं तो ज्यादा सही बनेगा। एक और उदाहरण मैं ले रहा हूं जो सामान्य उदाहरण है कि जो चीजें मीठी नहीं है उनमें चीनी नहीं, उनमें शक्कर नहीं है। जैसे जैसे समोसा, समोसा। अब समोसा मीठा नहीं है, इसलिए समोसे में चीनी भी नहीं है। अतः जलेबी चीनी या शक्कर से बनी है, क्योंकि जलेबी मीठी होती है। अब इसमें क्या है कि हमने उदाहरण कैसा लिया, जो चीजें हमने सारे जो है बात कही थी जो उनमें चीनी नहीं है, और निष्कर्ष कहां पर पहुंचा है जिसमें चीनी है। ये व्यतिरेक का उदाहरण है या नहीं, इसमें समझ में आ रही है बात? जी सर। किसी को डाउट है तो बात करें। किसी को डाउट है? सबको समझ में आई बात प्रॉपर तरीके से? जी सर। अब आइए तीसरा जो है अन्वय व्यतिरेकी पर चलते हैं। अन्वय व्यतिरेकी का इसका एक उदाहरण मुझे और ले लेना चाहिए था। जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। जैसे क्लासरूम में पर्वत पर धुआं है इसलिए पर्वत पर आग है। हमने बात पलट दी, ठीक है ना? हमने नहीं से शुरुआत करके हां के निष्कर्ष पर आए हैं। अब अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण कैसे लेंगे हम? अब अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण अगर हम लें तो अन्वय व्यतिरेकी का उदाहरण हम ऐसे लेंगे कि जहां धुआं है वहां आग है। जहां धुआं है वहां आग है। जैसे रसोई घर में। अब ये कौन सा उदाहरण हम तैयार कर रहे हैं? अन्वय वाला। याद करिए, जैसे रसोई घर में पर्वत धूमवान है, पर्वत पर
धुआं है। अतः वहां आग है। यह अभी, अतः पर्वत पर आग है लिखना चाहिए। अतः पर्वत पर आग है। अतः पर्वत पर आग है। यह अन्वय वाली सीरीज बैठी। अब आगे लिखिए, और जहां आग नहीं है जहां आग नहीं है ना, क्या करना, और जहां आग नहीं है वहां धुआं भी, और जहां आग नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। जैसे तालाब में, मैंने क्लासरूम बोला था, आप तालाब लिख लीजिए। जैसे तालाब में पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। अब ये दोनों का पहले अन्वय का प्रयोग किया, फिर व्यतिरेक का किया। अतः पर्वत पर आग है। यह दोनों का प्रयोग एक साथ लेकर के चल रहे हैं अन्वय व्यतिरेकी में। पहला स्टेप क्या है? अन्वय का। दूसरा स्टेप क्या है? व्यतिरेकी का। ठीक है। यस सर। अब यहीं पर लिखिए, अफसाना आई कि नहीं? अभी वापस आई? नहीं सर। गायब ही हो गई। चलो ठीक है, उसकी जॉब का टाइम हो जाता है। अच्छा, मैं 7:30 से क्लास करने के मूड में था, तो अनिका ने बोला कि आप 7:30 ना करके 8:30 कर दीजिए। 8:30 कर दिया तो वही गायब हो गई। बैठे बैठे मैं भी थक गया था। अच्छा देखो, मेरी भी बुद्धि, चेयर होते हुए भी जो है मैं इस पर बैठा हूं। चेयर पर बैठ करके पढ़ाने से थकावट कम आती है ना? जरा अगला लिखिएगा, नोट। नोट, दो वस्तुओं में व्याप्ति संबंध सिद्ध करने के लिए व्याप्ति संबंध सिद्ध करने के लिए उनके साहचर्य को कार्य कारण भाव द्वारा कार्य कारण भाव द्वारा
नियत अनौपाधिक अव्यभिचारी अन्वय सिद्ध तथा व्यतिरेक सिद्ध होना चाहिए, यानी कि 5 गुण उसमें होना चाहिए। व्यतिरेक सिद्ध होना चाहिए। जब आप लोग आंसर लिखेंगे तब इसको 1 2 3 4 5 अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लिख देंगे तो भी चलेगा। लिख देने से क्या होता है कि वो पॉइंट्स याद हो जाते हैं दिमाग में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल जो है हम लोग हेत्वाभास पढ़ेंगे, हेत्वाभास की चर्चा करेंगे। परसों जो है हेत्वाभास के बाद उपमान शब्द और कारणवाद की चर्चा करेंगे। अगले दिन जो है संडे को हो सकता है कि छुट्टी रखें, तो ईश्वर पर चर्चा करेंगे। तो 3-4 दिनों में ये न्याय खत्म हो जाएगा, तो बड़ा हिस्सा हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर शाम को वही 7:30 बजे हम लोग की मुलाकात होगी एनसीईआरटी कोर्स के लिए। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप सब जिंदाबाद रहें।